चलिए आज ईरान के हजारों साल पुराने और बेहद दिलचस्प इतिहास की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसा इतिहास जो आपको हैरान कर देगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक पहेली है। सोचिए, कोई सभ्यता बार बार जीती जाए, लेकिन फिर भी असल में कभी हारे ही नहीं। ईरान की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी जमीन जिसने अनगिनत हमले झेले, पर अपनी पहचान को कभी मिटने नहीं दिया। इसकी शुरुआत होती है सिकंदर महान के यूनानियों से। ये उन कई बड़े साम्राज्यों में से पहले थे जो ईरान को जीतने का सपना लेकर आए थे। और यहीं से शुरू हुआ हमलों का वो लंबा सिलसिला जिसने ईरान के सब्र का इम्तिहान लिया। सिकंदर के बाद मैदान में उतरी रोम की ताकतवर सेनाएं। ये लिस्ट लंबी होती जा रही थी और ये दिखाती है कि इस सभ्यता पर कितना जबरदस्त और लगातार दबाव था। फिर आई अगली बड़ी ताकत, अरब खलीफा। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक नए धर्म का परचम लेकर आए थे। इन्होंने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी और ईरानी समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर इस लिस्ट में आते हैं खूंखार मंगोल। सच कहूं तो इतने हमलों के बाद तो कोई भी दूसरा देश दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट गया होता। तो सवाल यह है कि ईरान कैसे बचा रहा। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ईरान दुनिया की सबसे अहम सभ्यताओं में से एक बनकर उभर रहा था। ईरान की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं लगभग 7000 साल पहले की, जब यहाँ शहर बस रहे थे। ये सिर्फ कोई पुरानी सभ्यता नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सोचिए, ये मेसोपोटामिया के साथ साथ चल रही थी। और तो और दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि भी यहीं हुई थी। मतलब कूटनीति का जन्म भी यहीं हुआ था। तो क्या ईरान की ताकत उसकी सेना थी? नहीं, ईरान का सबसे बड़ा हथियार, उसका असली सुपर वेपन सेना नहीं, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था। और ये विचारधारा थी ज़ोरोस्ट्रिनिज्म, यानी पारसी धर्म। इस धर्म ने दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया। इसने कहा कि ये पूरी कायनात अच्छाई और बुराई के बीच एक जंग का मैदान है। इस एक सोच ने ईरान के लोगों को एक मकसद दे दिया, एक पहचान दे दी कि वो रोशनी के योद्धा हैं। और यही सोच उनकी संस्कृति की नींव बन गई। लेकिन ज़ोरोस्ट्रिनिज्म का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया था समय की एक नई सोच। देखिए, इससे पहले दुनिया मानती थी कि समय गोल गोल घूमता है, मौसम की तरह। इसे कहते हैं चक्रीय समय। पर ज़ोरोस्ट्रिनिज्म ने कहा नहीं, समय एक सीधी सड़क की तरह है। इसकी एक शुरुआत है, एक बीच का हिस्सा है और एक मंजिल भी है, यानी एक अंतिम फैसला। इस एक आइडिया ने इंसान के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और जानते हैं क्या हुआ? ईरान का यह आइडिया पूरी दुनिया में फैल गया। हुआ यूं कि जब फारसी साम्राज्य ने बेबीलोन को जीता, तो उन्होंने वहां बंदी बनाए गए यहूदियों को आज़ाद कर दिया। इन यहूदियों ने समय और अंतिम फैसले का यह नया विचार अपनाया, और फिर उन्हीं के जरिए ये सोच यहूदी धर्म से होती हुई ईसाई और इस्लाम धर्म की भी बुनियाद बन गई। तो यही थी वो मजबूत विचारधारा, यही थी वो गहरी सांस्कृतिक पहचान जो ईरान का असली हथियार बनी। और इसी हथियार ने ईरान को वो अनोखी ताकत दी जिससे वो अपने ऊपर जीत हासिल करने वालों को ही अपने अंदर समा लेता था, मतलब हार कर भी जीत जाता था। इसका सबसे पहला उदाहरण देखते हैं सिकंदर महान के केस में। जब उसने ईरान को जीता तो लगा कि बस अब सब खत्म। लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। जीतने वाला ही हारने वाले की संस्कृति में ढलने लगा। खुद सिकंदर ने पारसी कपड़े और दरबारी तौर तरीके अपना लिए, और देखते ही देखते स्थानीय ईरानियों ने यूनानियों को बाहर खदेड़ दिया और एक बार फिर अपना फारसी साम्राज्य खड़ा कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अरबों की जीत की तरफ। ये एक अलग मामला था, क्योंकि वो अपने साथ एक नया धर्म लेकर आए थे। ऐसा लगा कि इस बार पारसी पहचान शायद सच में खत्म हो जाएगी। लेकिन जंग के मैदान में हारने के बाद भी ईरानियों ने संस्कृति के मैदान में पलटवार किया। हुआ ये कि अरब खलीफाओं को अपना राजकाज चलाने के लिए फारसी अधिकारियों और विद्वानों पर निर्भर होना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने शासन का फारसी तरीका ही अपना लिया, और फारसी भाषा वो न सिर्फ जिंदा रही, बल्कि उसमें विज्ञान और शायरी की बेहतरीन रचनाएं हुईं। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, चंगेज खान के मंगोलों का हमला। ये कोई जीत नहीं थी, ये तो तबाही थी। मंगोलों ने सिर्फ शहर नहीं जीते, उन्होंने पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए। पीछे बस खोपड़ियों के ढेर छोड़ गए। इस बार तो लगा कि ईरान का नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था।
सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर वो क्रूर मंगोल विजेता ईरानी संस्कृति के रंग में पूरी तरह से रंग गए। उन्होंने इस्लाम अपना लिया, फारसी को राजकाज की भाषा बना दिया, और तो और वो फारसी मस्जिदों और कला को बढ़ावा देने लगे। मतलब जीतने वाले हारने वालों जैसे बन गए। चलिए अब कहानी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 20वीं सदी में। यहाँ ईरान की पहचान की कहानी में एक नया और बहुत ही आधुनिक मोड़ आता है। साल था 1935। सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। उन्होंने कहा कि अब से इस देश को फारस या पर्शिया नहीं, बल्कि इसके असली नाम ईरान से पुकारा जाए। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा मतलब था। पश्चिमी दुनिया के लिए पर्शिया शब्द का मतलब था परियों की कहानियां, उड़ने वाले कालीन और एक पिछड़ा हुआ देश। लेकिन ईरान का मतलब था आर्यों की भूमि। ये एक ऐलान था कि हम एक आधुनिक, शक्तिशाली देश हैं जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। और आज देखिए एक अजीब सी स्थिति है। दुनिया के दिमाग में एक ही देश की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। जब हम ईरान सुनते हैं तो हमें तनाव, पाबंदियां और खबरों की गंभीर दुनिया याद आती है। और जब हम फारस या पर्शिया सुनते हैं तो एक जादुई, पुरानी, खोई हुई शानो शौकत की दुनिया याद आती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई आज लड़ी जा रही है? ये एक खामोश, अनदेखी जंग है, अपनी पहचान की जंग। वो क्या थे, वो आज क्या हैं, और दुनिया उन्हें किस नज़र से देखती है, इसी के बीच की ये लड़ाई है।